हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट जो कि चल रहा है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न देखेंगे क्या है आज के सेशन में कुछ खास। हमारा पहला प्रश्न आ गया है, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन हैं? ऑप्शन ए है प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत सेवक या फिर जिला विकास पदाधिकारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब बात आई है किससे संबंधित, ग्राम पंचायत का, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ग्राम पंचायत है जो किसके अंतर्गत कार्य करती है। तो एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि जो ग्राम पंचायत है वो किसके अंतर्गत कार्य करती है, तो ग्राम सभा के अंतर्गत, ग्राम सभा के अंतर्गत कार्य करती है। ये हुआ पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वही बात करें कि अगर आपसे पूछ दे कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो ये हो जाता है, इस तरह से लिखेंगे कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 40 के तहत। सारे इम्पोर्टेंट बिंदु नोट करते हुए चलिएगा। हमसे पूछा क्या गया था कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी इनमें से कौन है, तो वो हो जाएंगे पंचायत सेवक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। और यहाँ पर क्या पॉइंट बन सकता है, तो एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जो पंचायत सेवक होता है, पंचायत सेवक ये तो सरकारी पदाधिकारी होता ही है ग्राम पंचायत का, साथ ही साथ पंचायत सेवक जो राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा, तो राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी कार्यों का क्या करता है, लेखा जोखा पंचायत सेवक ही करता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, सभी कार्यों का लेखा जोखा करता है। और अगर बात करें तो इसके अंतर्गत पंचायत सेवक की जब बात आ गई है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पंचायत समिति, तो पंचायत समिति का सचिव कौन होता है ये पूछ लिया जाता है। तो पंचायत समिति का जो सचिव होता है वो बीडीओ होता है, यानी कि बीडीओ ये होता है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो अगर पूछ दे कि जिला परिषद का सचिव कौन होता है, तो वो होता है डीडीसी। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। चलिए, ये था हमारा पहला प्रश्न और इसी तरह का सॉल्यूशन लेके बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी आ गया है बिल्कुल पंचायत से ही संबंधित। पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 18 विषय, बी है 28 विषय, सी है 19 विषय या फिर डी है 29 विषय। तो ये कितना हो जाएगा, 29 विषय। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। वहीं अगर बात करें कि ये जो 29 विषय की चर्चा की गई है ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, तो ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि ईस्वी क्या हो जाएगा 1992 द्वारा
कैसे ध्यान रख सकते हैं कि 11वीं अनुसूची संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कितने विषय की चर्चा की गई है, तो 29 विषय की चर्चा की गई है। ये पॉइंट क्लियर रखेंगे। वहीं दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो बात आई है जब 73वां संविधान संशोधन का, तो एक ध्यान रखिएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का, ये किससे संबंधित हो जाता है, तो ये नगर पालिका से संबंधित हो जाता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि नगर पालिका से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। ठीक है। वहीं बात करें नगर पालिका की, जब बात आई है तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ए ऐड करेंगे कि नगर पालिकाओं को 12वें अनुसूची, कैवें अनुसूची, तो 12वें अनुसूची में वर्णित कितने विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है, तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ध्यान रखेंगे कि 18 विषयों पर, कितने विषयों पर, तो 18 विषयों पर क्या है, विधि यानी नियम बनाने का क्या है, कानून बनाने का अधिकार है। जो भी पॉइंट बताया जाता है नोट डाउन जरूर करिए, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं। आ जाएंगे अब अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है महान्यायवादी, बी है मंत्रिमंडल सचिव, सी है गृह सचिव, डी है प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं ऑप्शन ए है महान्यायवादी, जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 76 से। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, तो ये होता है भारत सरकार का, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, विधि अधिकारी, तब क्या हो जाएगा महान्यायवादी। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति, तो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। एक एक बिंदु जो बताया जा रहा है सारे इम्पोर्टेंट बिंदु में से एक होता है। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात आ गई तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाते हैं, इस तरह से भी पूछ सकता है, चूँकि जो जैसा प्रश्न उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का प्रमुख संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो ये कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि भारत के संविधान का रक्षक कौन होता है, भारत के संविधान का रक्षक, तब क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो हर एक बिंदु महत्वपूर्ण है, नोट डाउन जरूर करिएगा। आगे बढ़ जाएंगे चौथे नंबर प्रश्न पे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। सारे विषय के प्रश्न डेली आपको करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग इस सेशन से जुड़ सकते हैं। किसका पूछा गया है, ब्रिक्स का, तो हमसे पूछा गया है कि नहीं है, तो नहीं है पहले से जानेंगे कि इसमें कि क्या कहता है, ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो देख लेते हैं इनमें दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, ब्राज़ील या फिर भारत। तो ये जो नहीं हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका इस समूह का सदस्य नहीं है। ठीक है। वही बात करें कि 2009 में, कब, तो 2009 में क्या हुआ था, भारत, रूस, ब्राज़ील, जो कि देखिए भारत था, ब्राज़ील था, दक्षिण अफ्रीका एक ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील, और क्या कहता है चीन,
और चीन ने क्या किया था, एक नए आर्थिक संगठन। इस तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो आपका खुद का नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक नए आर्थिक संगठन, और वो संगठन क्या हो जाएगा, ब्रिक। ब्रिक की क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है, उस टाइम तक क्या था, ब्रिक। फिर जाके क्या हुआ कि 2011 में इसने दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया, तब क्या हो गया, ब्रिक्स। ठीक है, तो आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और क्या कहता है, साउथ अफ्रीका, यही 5 देश इसमें शामिल हैं। और वही ब्रिक्स का अगर आपसे मुख्यालय पूछते कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, ब्रिक्स का मुख्यालय, और करेंट अफेयर के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कहाँ हो जाएगा, संघाई जी, चीन का संघाई में स्थित है ब्रिक्स का क्या, मुख्यालय। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आ जाएंगे 5वें नंबर पे। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? ऑप्शन ए है हॉकी, बी है फुटबॉल, सी है बास्केटबॉल, डी है इनमें से सभी। तो जो भारत में फेडरेशन कप का संबंध हो जाएगा वो हॉकी के साथ भी, फुटबॉल के साथ भी, बास्केटबॉल के साथ भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। वहीं कुछ कप या ट्रॉफी हैं जिसका पूछ लिया जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है। जैसे कि अगर बात आई है हॉकी की, तो हॉकी से देखिए, एक ध्यान रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप या फिर ट्रॉफी किससे संबंधित हो जाएगा, हॉकी से संबंधित हो जाएगा। उसी तरह अगर फुटबॉल से बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा, बीसी राय ट्रॉफी पूछा जाता है कि बीसी राय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। उसी तरह और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अमृत दीवान कप, कौन कप, तो अमृत दीवान कप ये किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जीडी बिरला ट्रॉफी, कौन सा, जीडी बिरला ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो किया गया, कहाँ किया गया बैठक, मुंबई में। तो आप इस क्वेश्चन का प्रश्न और उत्तर ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और इसमें कुछ जानकारी ऐसी है नहीं कि जिसको आपको याद रखना ज़रूरी हो। सीधे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल से पूछ रहा है, यानी कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ये आपको पता भी होगा, हालांकि ये प्रश्न पूछा जाता है, आगे भी मिलेगा। वहीं अगर इसके बाद की बात करें 5 बड़े देशों का, प्रथम नंबर पे तो रूस आ ही जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद अगर 5 बड़े देश की बात करेंगे क्रमशः, तो कौन सा हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। कभी कभी आपको क्रम के रूप में ही दे देगा कि कौन सा क्रम इनमें सही दिया हुआ है, और लास्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आप क्रम एक बार ध्यान में रख लेंगे। वहीं अगर बात करें कि भारत की, तो आपको पता होगा कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, विश्व में इसका कैमा स्थान है, ये भी पूछा जाता है।
तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये आप एक नोट डाउन कर लीजिएगा और बढ़ जाएंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? ये आ गया हिस्ट्री का प्रश्न। और आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए मैराथन सेशन भी कराया जा रहा है। तो हिस्ट्री, साइंस सारे का मैराथन करवाया गया है 3 घंटे लगातार, वो भी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो ये फ्रंटियर गांधी कहिए या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। कौन गांधी? तो सीमांत गांधी। बादशाह खान, सोचिए एक इंसान का कितना नाम आपको ध्यान रखना है। या फिर बादशाह खान कहे या फिर कहे फक ए अफगान। क्या कहे? फक ए अफगान। ये सारे नाम के साथ कौन संबंधित हो जाएंगे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर सी। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। वहीं अगर इनसे संबंधित और प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि खुदाई खिदमतगार। क्या? तो खुदाई खिदमतगार जो पार्टी थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो इन्होंने ही किया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और लाल कुर्ती आंदोलन से भी संबंधित कौन हो जाते हैं? लाल कुर्ती आंदोलन भी पूछा जा सकता है कि इससे कौन संबंधित हो जाएंगे? तो अब्दुल गफ्फार खां, इसीलिए लाल को लाल से ही लिख दिए। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले, भारत रत्न प्राप्त करने वाले क्या थे? प्रथम विदेशी नागरिक भी थे ये। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है। हर एक इम्पॉर्टेंट बिंदु आपको यहाँ कवर कराया जाता है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, रविशंकर, या फिर उस्ताद अलाउद्दीन खां, या फिर विलायत अली खां। तो किसके साथ पूछा गया है? सितार के साथ। तो इनका जो इनमें से हो जाएंगे उस्ताद अलाउद्दीन खां। ये सितार के साथ ना, बल्कि इनका संबंध किससे था? सरोद से। सरोद वाद्य यंत्र से था। वही बात जब अमीर खुसरो की आई है तो अमीर खुसरो को इनको क्या कहा जाता था? तोता ए हिंद। क्या कहा जाता था? तोता ए हिंद। तो ये पूछ सकता है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उसी तरह कुछ वाद्य यंत्र हैं जिनका क्या पूछ लिया जाता है? वादक पूछ लिया जाता है कि इस वाद्य यंत्र से कौन वादक संबंधित है। तो जैसे कि किनका ध्यान रख सकते हैं? तबला का काफ़ी बार तबला वादक में अगर पूछें तो अभी एक नाम जरूर याद रखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी निधन हो गई है और ये चर्चा में रहा है, तो पूछ सकता है। या और इसमें एक ध्यान रख सकते हैं, फैयाज खान। कौन खां? तो फैयाज खां। उसी तरह तबला वादक के बाद अगर बात करें तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है संतूर का। किसका? संतूर का। तो इससे संबंधित कौन हो जाएंगे? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा। और इसी में एक नाम और ध्यान रख सकते हैं, भजन सपोरी। भजन सपोरी। और यकीन मानिए सारे बिंदु आपको चुन चुन के बताए जा रहे हैं जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे ही। आ जाएंगे 10वें नंबर पे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। तो ये रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम देंगे उसमें ये प्रश्न आपको दिख सकता है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, पर्थ और मेलबोर्न, बी है पर्थ और एलिस स्प्रिंग्स, सी है पर्थ और सिडनी, और डी है पर्थ और कारगुरलाइस। यानी कि सब में कॉमन कौन है? तो पर्थ। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्थ और सिडनी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किस रेलवे के टर्मिनल हैं। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल। ठीक है,
तो और उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कुछ रेल मार्ग का कि ये रेल मार्ग किस से जुड़ने वाले स्टेशन हैं, जुड़ने वाले स्टेशन, जिनमें से अगर किसी का इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछ सकता है, तो जैसे आप किसका ध्यान रख सकते हैं, आप एक ध्यान रख लीजिएगा दक्षिण ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे मार्ग का, रेल मार्ग का कि इससे जुड़ने वाले स्टेशन कौन सा है, तो लॉस एंजलस और क्या हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है। वही बात करेंगे जब दक्षिण का ध्यान रखें तो उत्तरी ट्रांस का भी रख लीजिएगा। उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग का किससे जुड़ने वाला स्टेशन कौन कौन सा है, तो ये है सिएटल, क्या हो जाएगा सिएटल एवं न्यूयॉर्क। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल हैं। आपको हम पूरा चट्टान बढ़िया से पढ़ा चुके हैं और टॉपिक वाइज प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया गया। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे। हालांकि इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, तो इनमें से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नीस और सिस्ट क्या हो जाएगा, कायांतरित सेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसी तरह अगर कुछ मूल चट्टान की बात कर ले, मूल चट्टान और उसका अगर रूपांतरित चट्टान क्या हो जाएगा, ये ध्यान रख ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पूछा जाता है। जैसे कि आपका बेसाल्ट का पूछ सकता है, तो इसका रूपांतरित चट्टान क्या होता है, एम्फीबोलाइट। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले क्या कहता है, एम्फीबोलाइट तो होता ही है, इसमें एक और ध्यान रख लीजिएगा सिस्ट, क्या हो जाएगा सिस्ट। उसी तरह अगला ग्रेनाइट का पूछा जाता है, तो ये रूपांतरित चट्टान में क्या हो जाएगा, नीस। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले बलुआ पत्थर, और पूछा भी गया है कई सारे एग्जामों में, तो याद रखिएगा क्वार्टजाइट। ठीक है, एक और ध्यान रख लीजिएगा सेल का, जो क्या हो जाता है, स्लेट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था, पहली पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है सतलज, बी है दामोदर, सी है महानदी, डी है गोदावरी। तो पहली की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, दामोदर नदी पर हुआ था। ठीक है, यानी कि ये भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। उसी तरह कुछ और नदी परियोजनाएं की बात कर लेते हैं कि ये कौन सी नदी पर है। तो एक तरफ करिए नदी परियोजनाएं की बात करेंगे और एक तरफ किस नदी पर निर्माण हुआ था। तो एक तो जान ही गए कि दामोदर का। ठीक है, उसी तरह अगर पूछे भाखड़ा नांगल, और पूछा भी गया है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर, तो सतलज नदी पर। किस नदी पर, तो सतलज नदी पर। हीराकुंड परियोजना ये हो जाएगा महानदी पर। उसी तरह अगर आपसे पूछे टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, तो ये किस पे हो जाएगा, भागीरथी। उसी तरह एक और ध्यान रख सकते हैं, सबको एक ही जगह आपको दे रहे हैं, माता टीला परियोजना जो कि बेतवा नदी पर। कहाँ, तो बेतवा नदी पर। और सारे इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार किसी भी एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। 13 नंबर की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है या प्रसिद्ध है, कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसी नदी। और इसी कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि बिहार का शोक कौन सी नदी है, तो कोसी नदी है। और कोसी नदी है जो क्या है, बाएं से गंगा में मिलने वाली नदी है। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाएं से मिलने वाली है या फिर दाएं से। तो बाएं से
मिलने वाली गंगा की क्या है? सहायक नदी है। सहायक नदी है। जो आपको ये बिंदु बताया जाता है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हर बार बोलते हैं कि नोट डाउन ज़रूर करिए। उसी तरह अगर आपसे कोसी नदी का क्या कहता है उद्गम स्थल पूछे तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आप लोग के लिए छोड़ते हैं, चूँकि हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। लेकिन जैसे कि अगर आपसे गंगा नदी का उद्गम स्थान पूछे तो क्या हो जाएगा? गंगोत्री। ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि सोन नदी का उद्गम स्थान क्या हो जाएगा? उद्गम स्थल तो हो जाएगा अमरकंटक का पहाड़, अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है। उसी तरह से अगर पूछ ले किसका पूछ सकता है? काफ़ी बार पूछा गया है कर्मनाशा नदी का। किसका? कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल तो कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। और कोसी नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। और यकीन मानिए जितनी भी सुविधा है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज दिया जा रहा है, चाहे वो मैराथन के रूप में हो या फिर सब्जेक्ट वाइज टॉनिक टॉपिक के रूप में। हर तरह से आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का श्रेणी चलाया जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट भी कर सकते हैं, हमें मोटिवेशन मिलेगा। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है क्षारीय से, लवणीय से, अम्लीय से या फिर संतुलित होने से। तो ये रचना जो होती है वो होती है अम्लीय, तो ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें मिट्टी की बात आई है तो मिट्टी का जो निर्माण होता है, मिट्टी का जो निर्माण होता है भारी वर्षा के कारण, भारी वर्षा के कारण। एक बार आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपको पसंद आएगा। और सिर्फ पसंद आने से मतलब नहीं है, आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा, इस बात का आप यकीन करिए। भारी वर्षा के कारण क्या होता है? निछालन प्रक्रिया के कारण होता है, निछालन प्रक्रिया के कारण होता है। तो कभी कभी आपसे ये प्रक्रिया भी पूछ देता है कि मिट्टी का निर्माण किसके कारण होता है। वही बात करें अगर लेटेराइट मिट्टी का चर्चा आया है तो आपसे ये पूछ सकता है कि लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है? तो चाय हो गया, इलायची हो गया, काजू हो गया, ये सब आदि फसलों की क्या होती है? इस मिट्टी में खेती की जाती है। और लेटेराइट मिट्टी का अगर बात करें कि भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाते हैं तो मेघालय का पठार हो गया, मेघालय पठार हो गया, तथा पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? लेटेराइट मृदा। और आपको टॉपिक वाइज सेशन में भी हम भारत के प्रमुख मिट्टी करा चुके हैं, तो आप लोग एक बार एटलीस्ट प्लेलिस्ट जाके चेक तो करिए। आइए 15 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? इनमें से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, और सब आपके लिए चुन चुन के लाया जाता है ताकि आपके एग्ज़ाम में हर हाल में नंबर मिले। ऑप्शन ए है पूर्वी घाट, बी है पश्चिमी घाट, सी है शिवालिक पहाड़ियाँ, या फिर डी है विंध्य पर्वत। तो सह्याद्री पर्वतमाला की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा पश्चिमी घाट को। ठीक है। वहीं बात करें कि पश्चिमी घाट की जब बात आई है तो और इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं? तो ये दक्कन पठार, कौन सा पठार? तो दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से, किस सीमा से? तो पश्चिमी सीमा से, पश्चिमी तट, इस तरह से लिख सकते हैं, पश्चिमी तट के समांतर क्या है? विस्तृत है, विस्तृत है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट भी करें, जो प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर भी दिया कीजिए। वहीं बात करें कि अगर आपसे पूछ ले कि उत्तरी सह्याद्री का, किसका?
उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये पूछ सकता है प्रश्न कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो है कालसुबाई। क्या हो जाएगा? कालसुबाई। तो अगर उत्तरी सह्याद्री का पूछ सकता है तो दक्षिणी सह्याद्री का भी ध्यान रख लीजिएगा कि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, तो कुंद्रमुख। कुंद्रमुख एक हो जाएगा कालसु, और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और 40 मिनट का तो सेशन ही होता है, आप लोग कोई वीडियो एंटरटेनमेंट का आराम से 1 घंटा का देख सकते हैं, तो जो आपकी पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण हो वो नहीं देख सकते हैं क्या? भारतीय नागरिकों और विदेशियों को क्या प्राप्त है? राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या फिर विधिक अधिकार? तो भारत में जो विधिक अधिकार है वही प्राप्त है भारतीय नागरिकों और विदेशियों को भी, तो यह बात आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं अगर बात करें, एक पॉइंट आप यहाँ पर ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि राजनीतिक एवं सिविल अधिकार यहाँ केवल किस नागरिक को प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो ये प्रश्न बन सकता है, तो इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। हर चीज़, हर बिंदु को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है? तो इसमें बस इतना ही, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और चैनल का नाम आप लोग ध्यान रख लीजिए, सॉल्यूशन बाय पीजे, यानी कि हर प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा पीजे के द्वारा, बिल्कुल निचोड़। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर किया करिए। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो ये अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री, ठीक है? वहीं बात करें कि और क्या इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री ही निश्चित करते हैं कि किसी मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। वहीं बात करें, अगर आपसे पूछ दे राष्ट्रपति से संबंधित एक पॉइंट की बात अगर यहाँ पर आई है, तो लिख सकते हैं कि किसी मंत्री को त्याग पत्र देना या फिर उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को कौन देते हैं? तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही सलाह देते हैं। तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ये सलाह देते हैं। तो ये एक बिंदु महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाता है? तो अनुच्छेद 74 से संबंधित हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और हाँ, आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि साइंस का महामैराथन सेशन हो गया, हिस्ट्री का मैराथन सेशन, जो कि 3 घंटे लगातार बिल्कुल इसी तरह एक्सप्लेन करके आपको सॉल्यूशन कराया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को पूरा जाके ज़रूर देखिए और कमेंट भी किया कीजिए कि कैसा लगा आप लोग को मैराथन सीरीज। और बिहार शिक्षक भर्ती वालों स्पेशल आप लोग तो जीके जीएस का कोई भी सेशन मिस ना करें। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है WC बनर्जी, सी है अरविंद घोष, डी है विनोबा भावे। तो ये क्या हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है? वहीं बात करें कि और इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं, ये आपको इतना बार हम क्वेश्चन करवा चुके हैं कि आप लोग खुद चाहिए तो इसका आंसर बहुत सारे डिटेल आप लोग बता सकते हैं, खास करके जो भी रेगुलर हमसे क्लास किए हुए हैं। तो आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु तो आप जान गए। अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी का आध्यात्मिक और
मार्गदर्शक गुरु कौन थे? ये आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। मार्गदर्शक गुरु, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और उम्मीद रहेगा कि सारे लोग आंसर ज़रूर देंगे और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे भी। जो 21 क्वेश्चन का आपको डेली मॉक टेस्ट कराया जा रहा है उसको भी अटेंड किया कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 62 वर्ष, बी है 65 वर्ष, या सी है 70 वर्ष, या फिर इनकी कोई आयु सीमा है ही नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। और ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये भी पूछ सकता है? तो अनुच्छेद 124 का 2 के तहत ये अपने 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। वहीं अगर बात करें कि मूल संविधान में, कौन सा संविधान में पूछ दे अगर आपसे कि मूल संविधान में, इस तरह से आप पॉइंट ही नोट डाउन कर लीजिएगा कि मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? तो 8 न्यायाधीशों की, 8 न्यायाधीशों की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई है। वहीं अगर आपसे पूछता है यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय से ही संबंधित प्रश्न आया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए देखिए यहाँ पर तो था कि किस आयु तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछते कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है ये पूछे तो ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम आयु जो सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसको ध्यान रखिएगा कि निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आपको मौलिक अधिकार भी हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज में अच्छे से पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग देखिएगा जाके, प्लेलिस्ट हर चीज़ का बना हुआ है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, या फिर वित्तीय आपातकाल के दौरान, या फिर कभी भी, या फिर किसी भी दशा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है? निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति की अगर बात कर ले तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाता है? तो अनुच्छेद 352 से। और वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 360 से। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि क्या आपसे, मतलब कि किसके दौरान मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा लास्ट प्रश्न हमारा इस सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? और हाँ, यहाँ पर इसलिए आपको 20 नंबर में डिस्कशन नहीं दिया गया क्योंकि फुल डिटेल्स के साथ कई बार आपको बताया गया, तो कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी भी है कि आप उस पर फोकस करें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है आबादी, बी है प्रशासन, सी है प्रभुसत्ता, या फिर डी है क्षेत्र। तो इनमें से जो हो जाएगा प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या है? राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। बाकी आबादी है, प्रभुसत्ता है और क्षेत्र भी है। वहीं बात करें, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कितने अनिवार्य तत्व हैं?
तो 4 अनिवार्य तत्व हैं, जिनमें से हो गया जनसंख्या, राज्य क्षेत्र वही तो यहाँ देखिए जनसंख्या को आबादी लिख दिया गया, क्षेत्र भी यहाँ है ही, प्रभुसत्ता भी है ही। तो राज्य क्षेत्र हो गया, सरकार हो गया जो कि प्रभुसत्ता दिया हुआ है, संप्रभुता हो गया। ये चारों क्या हैं, राज्य के अनिवार्य तत्व है। तो ये पूछा जाता, और यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि राज्य के लिए इनमें से चारों में से सर्व प्रमुख तत्व कौन सा है। तो सर्व प्रमुख तत्व कौन सा है, तब कौन हो जाएगा, जनसंख्या। ये ध्यान रखिएगा, नोट डाउन भी जरूर करिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।